वेलकम टू द चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे रीच फॉर द टॉप यानी कि बिल्कुल ऊंचाई पर एकदम हाइट्स पर अपनी लाइफ के पहुंचना। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। रीच फॉर द टॉप किस चीज़ के बारे में ये चैप्टर है। तो हमें ये पता है रीच फॉर द टॉप मतलब बिल्कुल ऊंचाई पे एकदम ऊंचे स्तर पे होना। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। एक पार्ट 1 है जिसमें हम संतोष यादव के पढ़ेंगे और एक है पार्ट टू और उसमें हम पढ़ेंगे मारिया शारापोवा के बारे में। तो हम सब लोग अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, अपना गोल जो सेट किया उसको लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और जैसे कि आप एक बहुत छोटे बच्चे होते हो, आप थोड़ा ग्रो करते हो, आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद आप एग्ज़ाम्स देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो, फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अगेन आप मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ चैलेंजेस भी झेलने होते हैं इसी बीच में, और फिर आपको जाके अपनी सक्सेस मिलती है। तो सक्सेस भी इट्स नॉट अ गेम ऑफ वन डे, एंड जैसा कि कहा है लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोज, देयर आर bushes also, there are herbs also, shrubs and bushes also, मतलब कठिनाइयाँ भी होती हैं। तो इस लाइफ में सक्सेस को लेने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को सफ़र करना पड़ता है, और जो इन चैलेंजेस को फेस कर जाता है वो मान ले कि उसने अपनी लाइफ में जो है सक्सेस अचीवमेंट ले ली है। कईयों की लाइफ में यही चैलेंजेस थोड़ा लेट आते हैं, कईयों के में शायद बहुत कम आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हर किसी की लाइफ में सक्सेस को लेने के लिए कुछ कठिनाई आती है। और कईयों के यहाँ बहुत जल्दी आ जाती है कि बचपन में उनका पढ़ना रिस्ट्रिक्टेड होता है, फिर वो पढ़ाई करते हैं, या कईयों की इतनी गरीबी होती है कि वो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। वो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, जब समय मिलता है रात को सुबह जब भी उनको कोई किताब भी मिल जाती है तो उससे भी वो ज्ञान बटोरते हैं। तो इस पूरे अगर हम अपने घर से बाहर, अपनी कॉलोनी के बाहर, अपने सोसाइटी के बाहर सोचें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, इस देश में भी, जो बहुत सफ़र करते हैं, लेकिन आज वो या तो बहुत बड़े अफसर होंगे या उनका कुछ अच्छा काम बिजनेस होगा, व्यापार होगा। तो पार्ट 1 है संतोष यादव के बारे में। ये पद्मश्री अवॉर्डेड है और ये 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी हैं। लोग पहली बार में ही कई बार माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाते, ये 2 बार चढ़ी हैं सक्सेसफुली। और इसके अलावा ये पूर्ण रूप से कम्प्लीटली एजुकेटेड है, इन्होंने पूरी पढ़ाई लिखाई की है। पढ़ने के बाद ये एक दिन का भी रेस्ट नहीं ली। ये पढ़ने के बाद अपनी स्टडीज़ जो उन्होंने महारानी स्कूल से की थी, उसके बाद महारानी कॉलेज से की थी, सॉरी, तो महारानी कॉलेज से पढ़ने के बाद उन्होंने एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया है। ये नहीं सोचा कि मैं अपने घर चली जाऊँ, है ना, क्योंकि हर कोई एक तरह से अपनी लाइफ में ना ये चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा जो है वो मिलता रहे, रेस्ट मिलता रहे, बहुत ज़्यादा उसकी स्मूथ लाइफ हो, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को इतना हार्ड बनाया कि इन्होंने महारानी कॉलेज से अपनी जब एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद ये एक दिन का रेस्ट नहीं लेते हुए सीधा चली गई अपने माउंटेनियरिंग के सफ़र में। और माउंटेनियरिंग का इनका सफ़र 4 साल का रहा। उसके बाद ये माउंट एवरेस्ट चढ़ी 1992 में। फिर विद इन 12 मंथ यानी कि 1 साल के अंडर में ही 1993 और 1992 के बीच में ही 12 महीनों के बाद एकदम ये चढ़ गई दूसरी बार। मतलब 1992 ख़त्म हुआ था बिल्कुल और 1993 की शुरुआत में ही ये, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स में ही ये चढ़ गई थी अपना 1993 में सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट, और ये पद्मश्री अवॉर्डेड भी हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। The only woman in world who scaled Mount Everest twice was born in a society where birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not a curse, considered a curse, was not generally welcome. तो ये कैसी फैमिली में ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे बेटे का जन्म या बर्थ ऑफ अ boy child, boy baby was considered a blessing, एंड
एक बच्ची का, एक छोटी सी बेटी का जन्म यहाँ पे कर्ज तो नहीं था, मतलब ये नहीं कि तुम्हारे को तो श्राप लग गया है कि आपके यहाँ बेटी हुई है, बट वॉज ऑल्सो नॉट वेलकम्ड। उसका कोई वेलकम भी नहीं था। जो चाहते थे वो चाहते थे कि उनका एक सन हो, और मतलब जब किस्मत ने साथ नहीं दिया तो लोग कहते थे चलो उनकी एक डॉटर ही हो गई। तो अब क्या हुआ था कि जब इनकी मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, यानी कि जब संतोष पैदा होने वाली थी, तो एक हॉली मैन था, एक संत था जो कि उनको ब्लेसिंग देता है इनकी मदर को कि इनका बेटा हो, सन हो। बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। The holy man was also surprised, nevertheless he gave the requested blessing. अब क्या हुआ कि जब ये सेंट जो था, ये संत होली मैन जो था, पंडित पुजारी, ये इनकी मदर को ब्लेस करने वाला था कि आपका बेटा ही हो, तभी जो ग्रैंड मदर हैं अनबॉर्न चाइल्ड की, यानी कि अभी इसका जन्म नहीं हुआ, तो उसकी ग्रैंड मदर जो थी, यानी कि जो संतोष की मदर हैं, उनकी मदर इन लॉ या संतोष की दादी आप कह सकते हो, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको एक डॉटर चाहिए, उनको सन नहीं चाहिए। तो अभी जो होली मैन था ये सरप्राइज़ हो गया कि ये कैसी बात कर रही हैं, क्योंकि हर कोई उस समय चाहता था कि उनका सन हो, लेकिन ये चाहती थी कि इनकी एक पोती हो और एक इनके घर में बेटी आए। पर अब रीज़न भी देखते हैं क्या था, उससे पहले ये देखते थे अपन कि अब हुआ क्या। ब्लेसिंग काम कर गई, डेस्टिनी वुड हैव इट, ब्लेसिंग सीम टू वर्क, संतोष वॉज बोर्न। संतोष का जन्म हुआ, और संतोष पहली बेटी नहीं थी इनके घर की, ये छठी बेटी थी। अब रीज़न भी आ गया है यहाँ पे कि क्यों जो ग्रैंड मदर थी वो बेटे को नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अपने 5 पोते थे, और इनका जो छठा यहाँ पे बच्चा हुआ था वो थी संतोष। सो संतोष के 5 भाई थे, अदर वे में आप कह सकते हो संतोष 5 भाइयों की बहन थी। तो संतोष वॉज 6th चाइल्ड इन फैमिली विद 5 सन्स, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। तो अब ये एक छोटे से विलेज में, एक छोटा सा गांव था जोनियावास, रावेरी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा की, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। तो अब यहाँ पे बड़ी अच्छी और एक बहुत कॉन्ट्रास्ट की बात आती है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है यहाँ पे। ये कॉन्ट्राडिक्शन है इनके नाम और इनके नेचर, इनकी सोच, इनकी ओपिनियन के बीच में। इनका नाम तो था, जैसे हम कहते हैं ना कि इसका नाम ये है, बड़ा अच्छा नाम है, ये है, वो है। इनका नाम संतोष था, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, जितना है, जो है, जैसा है, उसमें खुश रहना, अपनी तरफ से आगे बढ़ के ना कुछ मांगना ना कुछ करना, वो संतुष्टि कहते हैं अपन, कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन। तो जो संतोष थी उनका नाम था सेटिस्फैक्शन, जिसको हम कंटेंटमेंट बोल सकते हैं, दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये इनका नाम था। मगर क्या आपको पता है कि इनकी ओपिनियन, इनका सोच ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल पसंद नहीं करती थी अपनी सोसाइटी में जो लोगों के सोच विचार हैं उनको। नाम तो उनका ये था कि जो है, जैसा है, ठीक है, बड़ा है, अच्छा है, लेकिन इनका जो बिहेवियर, इनका जो ओपिनियन था वो कुछ ऐसा था कि ये जो सोसाइटी है ये सही नहीं है। तो संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, मतलब संतुष्ट नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मतलब वो बिल्कुल खुश नहीं थी जो उनकी जगह का ट्रेडिशनल, मतलब पौराणिक तरह से, रीति रिवाजों से चलता हुआ जो जीवन था, उनसे वो बिल्कुल खुश नहीं थी। तो अब क्या हुआ, वो ऐसी ज़िंदगी चाहती थी जो उनके खुद के ओन टर्म्स पर हो। मतलब जैसे हम होता है ना कि आजकल ये फैशन चल रहा है तो यार ये पहन लेते हैं, वो पहन लेते हैं, ये सोसाइटी से बिल्कुल हटके थी, और ये अपने खुद के फैशंस, अपने खुद के ओन टर्म्स ऑफ लाइफ पर डिपेंड करती थी, यानी वो जैसा जीना चाहती हैं वो वही करती थी। वो अपने को मतलब बिल्कुल ये कहती थी कि व्हाट आई वांट टू डू आई विल डू दैट। तो मतलब इसका ये हुआ कि उनकी सोसाइटी में उस समय पे हर लोग, जो उनकी एज की गर्ल्स होती थी, बच्चियाँ होती थी, वो सूट या ऐसी लहंगा चुनरी पहनती थी,
लेकिन ये जो थी ना, ये सबसे अलग थी। ये क्या पहनती थी? शी प्रेफर टू वियर शॉर्ट्स। सो जब इनकी सोसाइटी की अदर गर्ल्स थी, दे वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, मतलब वो हटके थी। और उनका ये कहना था, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। वो आगे चल के कहती हैं कि अपने मतलब बचपन से ही मैं बहुत डिटरमाइंड थी दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, मैंने एक सही किंतु थोड़ा अलग रास्ता चुना है, तो मुझे नहीं बदलना पड़ेगा, मेरे आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा और उनको सही रास्ते पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक भेड़ चाल को, जो हम कहते हैं ना फोक चलता है एक, उसको यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इनके साथ ये था कि अगर मैं बदलूँगी और सही रास्ते पे चलूँगी तो मुझे नहीं बदलना पड़ेगा, मुझे गलत रास्ते पे फिर वापस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि समाज के जो दूसरे लोग हैं उनको सही रास्ते पर आना पड़ेगा। अब जो संतोष के पेरेंट्स थे, देवर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। एफ्लुएंट क्या होता है? देखो, लैंड ओनर्स तो ये हो गए जो आपके होते हैं ना ज़मीन जायदाद को, ज़मींदार आप कह सकते हो, जिनके पास होती है खूब सारी ज़मीनें, खूब सारे उनके पास लैंड वगैरह होते हैं। तो ये एफ्लुएंट जो थे लैंड ओनर्स थे, धनी, एफ्लुएंट होता है धनी लैंड ओनर्स थे। और ये अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकते थे, इवन इन कंट्रीज़ कैपिटल न्यू दिल्ली। मतलब न्यू दिल्ली उस समय बहुत महंगा था, तो वहाँ पे भी जाकर ये अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते थे इनके पेरेंट्स। और न्यू दिल्ली इनके पास भी था, कोई दिक्कत नहीं थी इनको कि वहाँ पढ़ा सके। बट इन लाइन विद प्रिवेलिंग कस्टम इन फैमिली, संतोष हैड टू मेक do with the local village schools. What it means is कि वैसे तो उनकी फैमिली में जो उनके फादर थे बड़े अमीर थे, ठीक थे, अच्छे थे, बट इन लाइन विद का मतलब होता है फॉलोइंग या अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग ओल्ड ट्रेडिशन। इनके जो बच्चे थे, इन अंकल मतलब इन लैंड ओनर्स के, इन अंकल आंटी के आप कह सकते हो, संतोष के मम्मी पापा के, तो ये जो थे पुराने ज़माने के जो रीति रिवाज थे उनके कारण अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे थे पढ़ने के लिए। वो लोकल विलेज स्कूल्स में ही इसको, संतोष को भी डाल रखा था। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right time या right moment arrives. अब वो ये सोचती है कि जब सही समय आएगा तब मैं इस चीज़ के खिलाफ भी लड़ूंगी, मैं सही एजुकेशन को लूँगी। और वो समय कब आया? When she turned to 16 years. अब जब ये 16 साल की होती हैं तो उस समय क्या था? पहले देखो, पहले जो मैरिज का एज होती थी वो पहले 14 ईयर्स थी, फिर 16 हुई और अब 18 हो गई, और अब कुछ टाइम में 21 भी हो जाएगी, राइट? तो ये उस समय की बात हो रही है जब ज़्यादातर जो गर्ल्स थी इनकी सोसाइटी में, दे यूज्ड टू गेट मैरिड एट एज ऑफ 16। संतोष को भी यही प्रेशराइज किया उनके पेरेंट्स ने कि नाउ यू शुड गेट मैरिड। लेकिन ये इतनी डिटरमाइंड, ये इतना आगे बढ़ना चाहती, तो इनके लिए तो मैरिज मतलब एकदम आखिरी चीज़ थी। सो मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। लास्ट थिंग ऑन हर माइंड मतलब बिल्कुल लीस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इनको। तो वो चाहती थी कि वो आगे बढ़े, इसलिए उनके लिए मैरिज होकर एकदम लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी। वो अपने को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी। तो अब क्या हुआ, उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि अगर वो उनको मैरिज करने के लिए फोर्स करेंगे तो, और उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे, तो वो कभी भी मैरिज नहीं करेंगी। और क्या हुआ, मैरिज तो उन्होंने की नहीं, वो घर छोड़ के चली गई और वो दिल्ली के स्कूल में, जो वहाँ का अच्छा स्कूल था, वहाँ पे एनरोल्ड हो गई, एडमिशन ले लिया। और अब जब फ़ीस देने की बात आई तो उन्होंने पहले तो अपने पेरेंट्स को बोला कि फ़ीस चाहिए, उनके पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वो उसको पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने मतलब संतोष ने पोलाइटली अपने पेरेंट्स को बोला कि अगर आप मुझे नहीं देंगे फ़ीस तो कोई बात नहीं, मैं अब जो
पार्ट टाइम जॉब होती है उसको करूँगी और तब पैसा कलेक्ट करूँगी। तो उनके पेरेंट्स ने सोचा यार ये बच्ची तो बिल्कुल ही अलग होती जा रही है हमसे, ये तो उनकी बेटी रहेगी ही नहीं इस तरह से, तो उनका एकदम कनेक्शन टूट जाएगा संतोष से। तो इस वजह से संतोष को उन्होंने उसके स्कूल की फीस भरने से राज़ी हो गए वो। सो यहाँ पे ये लिखा है कि अब ये इम्पॉर्टेंट है, व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर एजुकेशन फॉर हर एजुकेशन शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑन हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे फॉर स्कूल फीस। तो जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पोलाइटली बोला अपने पेरेंट्स को कि वो पार्ट टाइम जॉब करेंगी एंड देन अपने स्कूल की फ़ीस खुद भरेंगी। हर पेरेंट्स एंड एग्रीड, क्योंकि उनको लगा पेरेंट्स को यार ये बच्ची तो बिल्कुल ही हाथ से निकलती जा रही है, बिल्कुल दूर हो गई हमसे, तो उन्होंने एग्री कर दिया टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, तो ये हमेशा थोड़ा और पढ़ना चाहती थी। ये थोड़ा और मतलब का था कि अभी और पढ़ना है, अभी और पढ़ना है, तो मतलब वो पढ़ना चाहती थी और उनके फादर समझ गए थे कि वो पढ़ना चाहती हैं। तो अब संतोष ने अपना हाई स्कूल एग्जामिनेशन को पास किया, जयपुर में वो चली गई पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हाई स्कूल उन्होंने दिल्ली से की एंड देन शी वेंट टू जयपुर। जयपुर में उन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और वहाँ पे उनको एक कस्तूरबा हॉस्टल में रूम भी मिल गया था। संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल जो था, ये कस्तूरबा हॉस्टल है, इसके एकदम फ्रंट में पड़ता था अरावलीज, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में आपके आ गई हैं वो अरावलीज में। अभी जो अरावली हिल्स थी ये इसके बारे में बताती हैं। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। तो अब क्या हुआ कि वो अपने विलेजर्स को देखती थी, मतलब जैसे उनके जो अरावली हिल्स थी वहाँ पे वो देखती थी कि वो हिल्स पे जा रहा है एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर, तो इतने ऊंचे होते थे ना हिल्स, तो वो ऐसा लगता था कि गायब हो गए हैं। तो वो एक बार डिसाइड करती हैं कि मैं भी वहाँ पे जाऊँगी और देखूँगी कि ये लोग कहाँ चले जाते हैं। तो अब जब वो वहाँ पे जाती हैं तो वहाँ पे उनको कुछ माउंटेनियर्स मिलते हैं और वो उनसे पूछती हैं कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि दे आंसर्ड इन एफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव वे में उन्होंने आंसर किया और उन्होंने मोटिवेट किया मुझे टू टेक अ क्लाइंबिंग। नाउ अब क्या हुआ, देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली थी। उन्होंने मनी को भी सेव किया और उन्होंने अपने को उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के कोर्स में भी एनरोल कर लिया। यहाँ से इनकी शुरू होती है एक नई एक्सपीरियंस ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उनके कॉलेज सेमेस्टर जो था जयपुर में वो ख़त्म होना था अप्रैल के एंड में। ठीक है, टू एंड इन अप्रैल, मतलब सॉरी अप्रैल के एंड में नहीं, मतलब वो अप्रैल में ख़त्म होना था उनका जो कॉलेज का सेमेस्टर था, वो गोइंग टू एंड इन अप्रैल। बट व्हाट हैपेंड वाज कि वो एंड हुआ 19 मई को। ठीक है, एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21 और 21 को उनको उत्तरकाशी जाना था। तो अब जैसा होता है ना कि यार अब ये एक काम हो गया, परिवार से मिल लेते हैं, इन्होंने ये नहीं किया। जैसे ही इनका ये कॉलेज ख़त्म हुआ, शी व्हाट शी डिड, इन्होंने सीधा जाने का सोचा टू द ट्रेनिंग और इन्होंने अपने फादर को लेटर ऑफ अपॉलॉजी लिख दिया, मतलब सॉरी लेटर लिख दिया कि मैंने आपकी परमिशन के बिना ही उत्तरकाशी के जो इंस्टीट्यूट था उसमें अपने को एनरोल कर लिया है। उसके बाद वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, अब हर साल वो माउंटेनियरिंग पे जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, वो बहुत जल्दी जल्दी क्लाइंबिंग सीखने लग गई। ऑल्सो डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड, अब उन्हें मतलब ठंड होती है ना हिमालयास पे, तो उसके खिलाफ भी उनकी बॉडी बड़े अच्छे से तैयार हो गई थी, उनको ठंड नहीं लगती थी अब। एंड ऑल्टीट्यूड, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ टू कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड, ऊंचाइयों पे या ठंड में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती थी। उन्होंने अपने को आयरन विल एंड इक्विप्ड हरसेल्फ विद आयरन विल। आयरन विल क्या है, मतलब एक कठोर अपनी लोहे की तरह उन्होंने अपनी जो थी मुट्ठी बांध ली थी कि अब मुझे अच्छा करना है। फिजिकल एंड्योरेंस यानी फिजिकल रेजिस्टेंस। अब फिजिकल रेजिस्टेंस का मतलब है कि उन्हें जो भी उनके एनवायरनमेंट में चीज़ें थी वो उनको
जैसे बदलते एनवायरनमेंट के साथ बदलने दे रही थी इन द सेंस कि वो नई चीज़ों को आराम से सीख पा रही थी। ये नहीं कि उनका अडेप्टेशन नहीं हो पा रहा हो हिमालयन माउंटेन्स के साथ, तो वो हो पा रहा था आराम से। और एक मेंटल टफनेस भी थी, मेंटल टफनेस यानी डिटर्मिनेशन भी थी। तो उन्होंने अपने को रिपीटेडली प्रूव किया, यानी कि वो ऐसा सा काम करती थी जो सच में बहुत आइकॉनिक होता था। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, कल्मिनेशन मतलब रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकल कर आया उनके इस इतने हार्ड वर्क का। तो क्या हुआ कि 1992 में 4 साल बाद, ये 4 साल बाद मतलब कि यहाँ पे 4 साल की ट्रेनिंग को बताया जा रहा है। 4 साल पहले उन्होंने अपने पहली क्लाइंबिंग की थी उन माउंटेनियर्स के साथ, एंड अब ये 4 साल बाद की कहानी है। ठीक है, 1992 - 4 कर लेना, वो टाइम था जब उन्होंने पहली माउंटेनियरिंग की थी अरावली हिल्स पे कुछ माउंटेनियर्स के साथ, और अभी 4 साल बाद वो जा रही हैं माउंट एवरेस्ट में। एट barely 20 years of age, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। तो 20 साल की उम्र में वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ जाती हैं। कितने साल की उम्र में, यहाँ पे लिखा हुआ है केवल 20 ईयर्स की उम्र में। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, ठीक है। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, मतलब इतनी ऊंची चढ़ाई करने के लिए ये सबसे यंगेस्ट वुमेन को बोला गया, यानी सबसे छोटी थी अपनी उम्र में उस समय पर। इनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। इनके सीनियर्स को बहुत अच्छी लगती थी, इनके जो टीचर्स थे सबको बहुत अच्छी लगती थी कि कितना अच्छे से ये कर रही है। और ये भी ना हमेशा इस टीम वर्क में, मतलब साथ में काम करने को एम्फेसाइज करती थी, कोशिश करती थी कि मैं सबके साथ काम करूं, ठीक है। और इस वजह से जो उनके साथी थे, क्लाइंबर्स थे, उनके दिलों में इसने एक अच्छी जगह बना ली थी। तो मतलब बहुत अच्छी थी ये वैसे। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट का मिशन, तो 1992 के एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव ने एक स्पेशल क्योर भी दी थी टू द क्लाइंबर्स। तो हुआ क्या था कि माउंटेन पे साउथ कोल, एक माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हुए एक जगह आती है, तो वहाँ पर कुछ क्लाइंबर्स थे जो मरने की हालत में थे। एक तो मर भी गया था, सो शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल टू सेव हिम, एक को नहीं बचा पाई थी। हाउएवर उन्होंने एक दूसरे इंसान को बचा लिया था जो भी क्लाइंबर था, उसका नाम था मोहन सिंह। कैसे बचाया था, उन्होंने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की थी, तो वो भी मर जाता, बट शी शेयर्ड ऑक्सीजन विद हिम। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंडर में ही ये संतोष यादव जो थी, इनको मतलब हरसेल्फ, संतोष फाउंड हरसेल्फ, मतलब उन्होंने अपने को एनरोल किया इंडो नेपालीज वेमेंस एक्सपेडिशन में, जो कि इनको इनवाइट की थी टू जॉइन देम, मतलब कि इस इंडो नेपालीज वेमेंस एक्सपेडिशन में इनको इनवाइट किया गया था कि वो संतोष यादव जो है इनको ज्वाइन करे। तो अब क्या हुआ, इन्होंने एवरेस्ट को दूसरी बार भी क्लाइंब किया और इन्होंने सेकेंड रिकॉर्ड बना लिया था। द सेटिंग अ रिकॉर्ड, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया था, द ओनली वेमेन इन वर्ल्ड जिसने एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किया। सो शी मेड द रिकॉर्ड एंड securing herself and India a unique place in annals of mountaineering. माउंटेनियरिंग के रिकॉर्ड्स में ये एक ऐसी वुमेन थी जिन्होंने अपना और इंडिया का नाम दोनों ही ऊंचे स्तर पे रखा था। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय सरकार थी, इसने इनको मतलब संतोष यादव को टॉप ऑनर दिया क्या, पद्मश्री। तो अब इनको पद्मश्री मिल गया। अभी अपनी फीलिंग्स बताती हैं। व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। तो कुछ समय लगता है, लग जा रहा है, मतलब लग रहा है, जो उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं उनको एक तरह से अपनाने में। एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट मतलब
ये एक बहुत ग्रेट मोमेंट है उनके लिए टू सिंक इन, मतलब एक इतना बड़ा मोमेंट है कि अभी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो अब क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अब वो अपनी फीलिंग्स बता रही हैं। व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो कहती हैं कि इट टुक सम टाइम फॉर एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, यानी कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कितने ऊंचे पोजीशन पे हूँ। देन आई अनफर्ल द इंडियन फ्लैग कलर, फिर उन्होंने भारतीय जो फ्लैग था उसको लहराया एंड हेल्ड इट एलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और फिर उन्होंने उस झंडे को एकदम ऊंचे, एकदम रूफ पे ऑफ द वर्ल्ड, यानी एकदम माउंटेन जो है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़, तो वहाँ पे इन्होंने उसको लगाया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, वो जो फीलिंग थी उस समय की जो उनके दिल और दिमाग में थी वो इनडिस्क्राइबेबल है, वो उसको बता नहीं सकती है। शी कैन ओनली एक्सपीरियंस एंड इवन यू कैन एक्सपीरियंस, जस्ट यू हैव टू डू इज फॉलो दिस पाथ ऑफ डिटर्मिनेशन। देन ये जो इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग है उनकी, आप भी इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। मे बी आप भी इसको डिस्क्राइब ना कर पाओ, लेकिन यू वुड एबल टू एक्सपीरियंस इट। जो इंडियन फ्लैग है वो एकदम ऊंचे पोजीशन पे था वर्ल्ड के, एंड इट वाज ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और वो कहती है मुझे भारतीय नागरिक होने का एक बहुत ज़्यादा प्राउड फील आ रहा था उस समय। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, तो फर्वेंट का मतलब यहाँ देखा एक बहुत सिंसियर, एक स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटलिस्ट थी वो। संतोष जो थी उन्होंने क्या किया, 500 किलोग्राम गार्बेज जो था हिमालय से कलेक्ट किया एंड ब्रॉट डाउन। तो ये संतोष यादव के बारे में हो गया। अभी यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट भी है, और वो जो दूसरा पार्ट है हम दूसरी क्लास में करेंगे, मारिया शारापोवा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फ्रॉम अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल संतोष यूज्ड टू डैश सी अरावली माउंटेन्स। व्हेन शी फिनिश्ड कॉलेज संतोष हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू हर फादर, बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपने को विदाउट हिज परमिशन एनरोल कर लिया था इन उत्तरकाशीज इन माउंटेनियरिंग। अभी यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन हर सीनियर्स इन टीम एडमायर्ड हर एंड वाइल डैश एंड्योर्ड हर टू फेलो क्लाइंबर्स। तो यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे कौन सा था, ये वाला, in her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed the seniors. Her concern for other and desire to work together with them found a special place in the heart of the climbers. तो यहाँ से आप आंसर को ले लोगे। ठीक है, तो ये सारे आप क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको कर सकते हो आफ्टर रीडिंग द चैप्टर प्रॉपरली। सो थैंक यू।